वो मुझसे अपना हर हक वसूल कर चुका था। अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था। वो मेरे किरदार और माज़ी के बारे में कोई सवाल न करे। उसे मालूम हो चुका था कि मैं कोई पाकीज़ा लड़की नहीं हूँ। उसकी आंखों में जुनून था जो मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। अचानक ही वो बेड पर आकर बैठा और कहने लगा, शादी से पहले किस मर्द से तुम्हारे ताल्लुकात थे? मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी जब अचानक ही उसने मेरे वजूद को जकड़ कर कहा कि तुम गैर मर्द के। वो मुझसे अपना हर हक वसूल कर चुका था। अब सामने ही सोफे पर बैठा मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। मेरा जी चाह रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वो जिस अंदाज में मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। उसकी आंखों में ये वाज़ेह था जैसे वो मुझे ये कह रहा हो कि शक्ल से तो बहुत मासूम नज़र आती हो, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह की औरत निकलोगी। मैं निगाहें झुकाए अपनी हाथों की हथेलियों को देखने लगी जहाँ पर पसीना आ चुका था। वो अब सोफे से उठा था और चलता हुआ मेरे पास आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल ली हो। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। मैं अभी भी निगाहें झुकाए उस सजे हुए कमरे के दरमियान में बैठी हुई थी। वो मेरे सामने आकर बैठा। उसने गुस्से में बेड पर पड़े हुए गुलाब के फूलों को साइड पर किया और एकदम से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हैं? कहने लगा कि तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ तुम्हें? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? उन्होंने जिस अंदाज में बात की थी, मैं निगाहें झुका गई। उन्होंने मेरी ठोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर किया और बोले, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुम एक पाकीज़ा लड़की नहीं हो? किसके साथ तुमने शादी से पहले ताल्लुक़ कायम किए थे? वो जैसे मुझसे पूछ रहे थे, मेरी आंखों में नमी तैरने लगी थी। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब ना था। मैंने कहा, रिजवान, मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। कहने लगा, मैं बहुत आराम और मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, मुझे हकीकत बता दो, वरना मैं अपने तरीके से पूछने लगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। उसकी आंखों में जुनून और गुस्सा देख मेरा जी चाहा कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, क्योंकि मैं उसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। अगले ही लम्हे उसने एकदम मुझे बाजू से खींचा। मैं सीधा उसके सीने से जा लगी थी। कहने लगा कि आराम से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो हकीकत। मेरी आंखों से मज़ीद आंसू बहने लगे। मैं आपको मज़ीद कोई हकीकत नहीं बता सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। वो बहुत आराम से बोला, मुझे हकीकत बता दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है तो भी बताओ। अगर तुमने किसी के साथ अपनी मर्ज़ी से ताल्लुक़ कायम किया है तो भी बताओ। आखिरी बात उन्होंने जिस अंदाज में कही, मुझे मालूम था अगर मैंने उसे हकीकत बता दी तो मेरे साथ जो कुछ होगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। मैं उस शख्स के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। काश कि मैं शादी से पहले उसे सारी हकीकत बता देती तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती। देखें, आपको नहीं बता सकती मैं। मेरा ये कहना था कि अगले ही लम्हे उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में दबोच लिया था और कहने लगा कि नहीं बताओगी मुझे हकीकत? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। ठीक है, मेरा अगला रूप देखने के लिए फिर तैयार हो जाओ। बेसाख्ता माजी के वो लम्हे, वो ख़यालात मेरी आंखों के सामने घूमने लगे जो किसी तरह भी मैं याद नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं किसी को उनके बारे में बताना चाहती थी कि माजी में मैं कितना बड़ा कदम उठा चुकी हूँ, कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैं ऐसे गलती तो नहीं कर सकती थी। मैं उसे गलती तो नहीं कह सकती थी क्योंकि मैंने वो सब कुछ अपने होश हवास में सोच समझ कर किया था। अगले ही लम्हे उस शख्स ने मेरे वजूद को अपने बाजुओं में जकड़ कर बड़ी बेदर्दी से। मैं कॉलेज से बाहर निकली तो सामने वलीद की गाड़ी खड़ी थी। मैंने मुस्कुराते हुए वलीद की गाड़ी की तरफ देखा। वो आंखों पर ग्लासेस लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे मुस्कुराता हुआ खड़ा था। जल्दी से मैं उसकी तरफ देखने लगी, कोई मुझे देख तो मैं जल्दी से इर्द गिर्द देखने लगी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उसके बाद मैं जल्दी से वलीद की तरफ आई, मुस्कुराते हुए बोली कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोला कि गाड़ी में बैठो फिर तुम्हें बताता हूँ।
मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी, लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वलीद मेरे सामने इस वक्त खड़ा होगा। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैं दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। नहीं वलीद, देखो मैं कहीं भी आपके साथ नहीं जा सकती। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से अम्मा को मुझ पर शायद शक हो चुका है। इस वजह से बार बार मुझसे पूछती हैं कि कॉलेज से इतनी लेट क्यों आती हो। वलीद ने एकदम मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरे हाथों को अपने हाथ की करीब में लिया और अगले ही लम्हे हाथ की हथेली को अपने लबों से लगाते बोला, मेरी जान, डरती क्यों रहती हो? जब तक वलीद तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। एक दिन मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, जहाँ पर सिर्फ तुम होगी और मैं हूँगा। बस बस, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं फिर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मेरी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है भाई, कुछ नहीं बोल रहा मैं। तुम ये बताओ, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूली। आपके हवाले से तो मैं कुछ नहीं भूलती। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बात भूल चुकी हूँ तो ऐसा भी कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी उसने अपने फ्लैट की तरफ मोड़ दी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके साथ नहीं जा रही। आपको पता है पहले भी मामा मुझे बहुत डांट चुके हैं। हर रोज़ मामा को ये बताते मैं अच्छी नहीं लगती कि ओवर टाइम लगता है, ज़्यादा क्लासेस होती हैं। आप प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दें। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले जा रही थी, लेकिन वो तो उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार न था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी उसके फ्लैट के सामने रुकी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, वलीद प्लीज़, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे मालूम था कि यहाँ भी मेरा काफ़ी टाइम लग जाता था और मैं जब भी आती थी हमारी बातें ख़त्म नहीं होती थी। इतने में वक्त का पता भी नहीं चलता था कि वलीद का साथ क्यों ऐसा है कि मैं इतनी बेखौफ हो गई थी, या फिर उस शख्स ने मुझे इतना बेखौफ कर दिया था कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। मैं इस हद तक आगे चली गई कि वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन था। वलीद मुझे अपने फ्लैट के अंदर लेकर दाखिल हुआ। फ्लैट में बिल्कुल अंधेरा छाया था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। कहने लगा कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बस सारे फ्लैट में हमारे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने मेरा हाथ अपनी हाथ की करीब में लिया हुआ था और न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने कमरे में जैसे ही कदम रखा हर तरफ रोशनी हो गई। मुझ पर गुलाब के फूल गिरने लगे। उसकी मेहनत को मैं देख रही थी कि सामने मेरी और वलीद की खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी। एक केक पड़ा था, बड़ा सा हैप्पी बर्थडे अनोशे लिखा था और मैं सब कुछ देखे जा रही थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अचानक ही वो मेरे पीछे खड़ा मेरे कान में सरगोशी के से अंदाज में बोला, अनुशे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। आज के दिन मेरी जान इस दुनिया में आई थी। वो जिस तरह सरगोशियाना अंदाज में मेरे कान में बोल रहा था, उसके लब मेरे कान की लो से टकरा रहे थे। मेरा पूरा वजूद कँपकँपाने लगा। अगले ही लम्हे मैं उसका हिसार तोड़ गई थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? वो मेरे कंधे पर हाथ रखते मुझे अपने करीब करते बोला, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए किया, भला मैं और किसके लिए कर सकता हूँ? सारी दुनिया में एक तुम ही तो मेरे लिए बहुत खास हो। वो मेरी कमर पर हाथ रखे मुझे अपने करीब कर चुका था। उसकी बेबाक हरकतें देख मुझे न जाने क्या हो रहा था कि मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मुझे मज़ीद करीब किए जा रहा था। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो। जब तुम्हें मालूम है कि जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे जिस्म से मेरी रूह खींच ली हो। और मैं हैरत से उस शख्स की बातें सुने जा रही थी। वो किस कदर मोहब्बत करता था मुझसे। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने केक कट किया। काफ़ी वक्त वलीद के साथ गुजारने के बाद मैंने कहा कि अब एक पूरा घंटा गुजर हो चुका, अब 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। प्लीज़, मम्मा ने मेरी जान निकाल लेनी है, अब आप मुझे वापस छोड़ दें। वो कहने लगा कि देखो यार, आज की रात तो मेरे नाम की है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वलीद, खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करें। ये आप कैसी बातें करते हैं? मैंने गुस्से से उसे तकरीबन डांटते हुए कहा तो वो कहने लगा, क्या है भाई, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते कहा, नहीं वलीद, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना आपने।
वो मेरे करीब आया और बोला, फिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? हम दोनों इतना करीब तो आ चुके हैं, इससे ज़्यादा तुम क्या चाहती हो? अभी तक तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, जो तुम मुझे कहती हो मैं वो करता हूँ। इसके बावजूद तुम कभी भी मुझे खुद के करीब नहीं आने देती। वो जिस अंदाज में बोले जा रहा था, मैं उसके चेहरे की तरफ बस देख कर ही रह गई थी। उसकी आंखों में चमक थी। अपनी मोहब्बत के जलते दीप देख न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे घर वापस छोड़ कर आए। लेकिन वलीद मुझे वापस छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ना था। ज़िद लगा कर बैठा था कि आज पूरी रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। बेशक अपने घर वालों को कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी कहो। मैंने कहा, आपको पता है ना कि अपने घर वालों को मैं बहाना बना लूँगी तो किसी ना किसी तरह चल जाएगा। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तुम्हें सब कुछ मालूम तो है ना वलीद। देखो मेरी जान, मैं सब समझ सकता हूँ, इसी वजह से बोला है कि तुम किसी दोस्त के घर में हो। मैंने कहा, मेरी दोस्तों के बारे में सब जानते हैं, इस वजह से उन्होंने दोस्तों से पूछ लेना है। देखो वलीद, फिर कभी सही, मैं पकड़ी जाऊंगी वरना। देखो वलीद, फिर कभी सही, मैं पक्का आऊँगी तुम्हारे पास। लेकिन वो शख्स ज़िद लगा कर बैठ चुका था, किसी तौर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को कॉल करके बता देती हूँ। ये कहकर मैंने मम्मा को कॉल की और उन्हें कहा कि आज मैं अपनी दोस्त के घर रहूँगी। काफ़ी बहस के बाद मम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी थी। मेरी फैमिली का ऐसा माहौल नहीं था कि वो मुझे दोस्त के घर रहने की इजाज़त देते, लेकिन मम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी थी। वलीद ने मुस्कुराते मेरे चेहरे की तरफ देखा। अब आप खुश? मिल गई है मुझे इजाज़त। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये कहकर उस शख्स ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज़ है। मैं नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही लम्हे उसने मुझे एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उस बैग को देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग की फ़्रॉक थी। आंखें फाड़े मैं उस फ़्रॉक को देख रही थी। ऐसी फ़्रॉक पहनना ही तो मेरी ख्वाहिश थी, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी फ़्रॉक। मैं मुस्कुराते वलीद की तरफ देखने लगी। ये आपने मेरे लिए लिया? आपको पता है कि ये मुझे कितनी पसंद है? मैं मुस्कुराते बेसाख्ता बोली और उसके गले लग गई। अगले ही लम्हे उस शख्स से दूर हुई। वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही मेरी कुर्बत के लिए बेताब हो रही हो मैडम। ये कहकर उसने मेरे गाल को खींचा था तो मैं फ़ौरन ही निगाहें झुका गई। मैंने कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत मत समझें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? वो एक अजीब अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ जानता हूँ कि ऐसी ही बात है। क्या है ना मेरी जान, तुम बहुत हसीन हो, कोई भी तुम्हें देखकर बहक सकता है और मेरे साथ तो तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। थोड़ी ही देर बाद वो फ्रॉक पहनकर मैं बाहर आई तो वलीद ने मेरे बालों को चुटिया से आज़ाद किया और कहने लगा, किस कदर हसीन लग रही हो, कसम से अनुषे, तुम तो मेरी जान निकाल रही हो, दिल कर रहा है। आगे वो खामोश हो गया। मैं उस शख्स की तरफ देखने लगी। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, हम मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा। मेरी ये बात सुनकर वो बहके अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, किसने कहा कि मैं तुम्हें बातें करने के लिए अपने पास रोक चुका हूँ? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ज़्यादा फजूल बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक उसकी बातों को मजाक में ले रही थी, मगर अब उसका बदला बदला रवैया देख मुझे कुछ महसूस हो रहा था, कुछ गलत होने का एहसास। वो मुझे अपने करीब कर चुका था। वलीद, आप मुझसे दूर है, देखे मैं आपके साथ सिर्फ मूवी देखना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम बहुत ज़्यादा बातें करें, आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊँगी। कहने लगा कि बातें भी सुनूंगा। लेकिन वो शख्स मेरे करीब तर होता जा रहा था। आपके साथ मैं किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं कायम करना चाहती। कहने लगा कि क्या है, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ देख कर रह गई। वो जिस तरह मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे बातें किए जा रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। उस शख्स पर एतबार करके मैं कितना ज़्यादा पछताने वाली हूँ ज़िंदगी में। रात का जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। मैंने एकदम से उठकर देखा तो मैं बेड पर पड़ी सो रही थी। मैंने एकदम से घबरा कर आंख खोली, जल्दी कमरे की लाइट ऑन की तो दूसरी तरफ वलीद सो रहा था। मैं वलीद के चेहरे की तरफ देखने लगी।
मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। वलीद एकदम से उठ गया। क्या हो गया अनुषे, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वो तो मेरे चेहरे को हाथों के प्याले में भरता बोलने लगा। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस जाने दो। मैं बोले जा रही थी, पागल हो गई हो क्या? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? क्या रात के इस पहर मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं तो ज़रूर तुम्हारे घर वालों को शक हो जाएगा। देखो ऐसा भी कोई बड़ा कदम, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत पर ज़रा भी आँच आए। मैंने वलीद की तरफ देखा। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे प्लीज़ मेरे घर छोड़ कर आओ। मैं एकदम से, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि क्यों मेरे करीब आयो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। उसने उसी लम्हे मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और कहने लगा, क्या हो गया तुम्हें अनुषी अचानक से? प्लीज़ होश करो, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा तुम इशू बना रही हो। ये कहकर उसने मुझे खुद से लगा लिया। मैं हिचकियों और सिसकियों के साथ मुसलसल रोए जा रही थी। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे इस कदर खौफ महसूस हो रहा था। इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी मैं। न जाने मेरे घर वालों को मालूम होगा तो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं बस यही सोचे जा रही थी। अगले दिन वलीद ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मम्मा मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? आज कॉलेज नहीं गई, सीधा सहेली के घर से घर वापस आ गई हो? मैंने मम्मा की तरफ देखा और कहा, हाँ बस तबीयत ठीक नहीं थी, रात को लेट नाइट हम दोनों स्टडी करती रहीं तो इस वजह से। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी जब एकदम से मम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और बोली, रुको ज़रा, मेरी बात तो सुनो। मम्मा का ये कहना था कि मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। मेरे वजूद से जान निकल रही थी। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल दी हो। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। मुड़कर मम्मा की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज़्यादा थक गई हो ना, चलो जाओ शाबाश सो जाओ, नाश्ता किया है? उनकी बात सुनकर मैंने अस्पात में सर हिलाया। मम्मा पापा मुझसे किस कदर मोहब्बत करते थे। मेरी चची ने भी मेरी तरफ देखा और कहा कि आ गई हो बेटा, आज ये कॉलेज से जल्दी आ गई है। तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि कल अपनी दोस्त के घर रुक गई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। सब मुझसे किस कदर मोहब्बत करते थे और मैं उन सब के यकीन और एतबार को तोड़ कर आ गई थी। इतना तो मुझे उस दिन भी नहीं महसूस हुआ था जब मैंने वलीद से इतना बड़ा ताल्लुक़ कायम किया था, जितना आज मुझे पछतावा हो रहा था। उस शख्स के करीब जाकर मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये सब क्या कर दिया था। मुझे पछतावा हो रहा था। मुझे उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। न जाने क्यों मुझे वलीद अब गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे धोखा दे रहा, जबकि उस शख्स ने मुझे ये यकीन दिलाया था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी मुझे कुछ गलत लग रहा था कि कल को उस शख्स ने अगर ये कहकर मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उसे भी धोखा दे सकती हूँ, तो फिर क्या होगा। ये सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। कमरे में आई तो बेड पर बैठते बहुत शिद्दत से डरने लगी। अपने हाथों में चेहरा छुपाए मैं रोने लगी थी। इतने में मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने देखा तो वलीद की कॉल थी। मैं फ़िलहाल वलीद से कोई बात नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर तक उसकी कॉल्स आती रहीं लेकिन मैंने कॉल पिक नहीं की। वहीं लेटे लेटे न जाने मैं कब नींद की वादियों में चली गई। जब मेरी आँख खुली तो रात हो चुकी थी। मतलब मैं सारा दिन सोती रही। मम्मा मेरे पास आई मेरे लिए नाश्ता लेकर, मगर मैं सो रही थी। रात को वो आई तो बोली, अनुषे बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रंगत इस कदर फीकी पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा उदास भी लग रही हो। मम्मा की बात सुनकर मैंने एकदम मम्मा की गोद में सर रख लिया। कहा कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही जब मोबाइल बंद करके सोई थी। लेकिन जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो देखा कि वलीद के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे, कॉल्स आई हुई थी। मम्मा के जाने के बाद मैंने वलीद को कॉल की तो कहने लगा, पागल तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कहाँ मर गई थी? तुम्हें पता भी है मैं किस कदर कॉल करता रहा, कितने मैसेजेस किए तुम्हें, लेकिन तुम्हें ज़रा भी मेरी फिक्र नहीं। पागल हो गई हो क्या? वो मुझ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, डांट रहा था। मैंने कहा कि बहुत कुछ गलत हो चुका हुआ है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वो बोला कि कौन सी दुनिया में जीती हो, सब कुछ नॉर्मल है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं गुस्से से बोली थी, तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये कहकर मैं फिर से रोने लगी।
क्या हो गया अनुषे? इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो? अभी मैं उससे बात कर रही थी जब अचानक मुझे खिड़की से किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो सामने मोबाइल कान के साथ लगाए वलीद खड़ा था। उसे देखते ही एकदम से मैंने मोबाइल कान से हटाया और कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे पास आया और मुझे अपने करीब करते बोला, मेरी जान इस कदर परेशान है, फिर मुझे उसके पास नहीं आना चाहिए था क्या? मैं कैसे सुकून से रह सकता था? ये कहकर वो मेरे नज़दीक आया। मैंने कहा, खुदा के लिए प्लीज़ यहाँ से जाओ, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मैं वलीद को वहाँ से भेजने की कोशिश कर रही थी। अगले ही लम्हे वो मुझे बाजू से पकड़े अपने करीब कर चुका था। कोई देखता है तो देखता रहे, किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डरा सके, और न मैं किसी से डरता हूँ। वो मेरे कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कह रहा था, वलीद प्लीज़। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी और वलीद मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और बोला, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो? मैं गुस्से से उससे पीछे बिदक कर हटी थी और उसे धक्का दिया। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? पहले ही तुम मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हो। जो तुम दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की ना अब तुमने। वो मेरे करीब आया और बोला, अनुषे क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत प्यार से उसने समझाने की कोशिश की। जब मैंने बहुत ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया और कहा, खबरदार जो तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की। वलीद गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। मैं बालों को मुट्ठियों में दबोचे वहीं बैठ गई। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे वलीद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो किस कदर मोहब्बत करता है मुझसे और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। इसके बाद मैं उसे बार बार कॉल्स करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मेरी कॉल्स नहीं पिक कर रहा था। काफ़ी दिनों से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी। आज भी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए मुसलसल वलीद के ख्यालों में गुम थी जब बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोले, अनुषे बेटा क्या हो गया तुम्हें? इतना परेशान क्यों? मैंने बाबा की तरफ देख नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं पापा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सामने ही रिजवान बैठा था। कहने लगा, मैं भी कुछ दिनों से मैडम को देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उदास और परेशान नज़र आ रही हैं। मैंने रिजवान की तरफ देखा और मैंने एकदम रिजवान की तरफ देखा और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ज़्यादा दरमियान में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस ज़ुबान से कहा था वो बोला, ठीक है हमारा ठीक है भाई, हम क्यों आपके मामलात में टांग अड़ाने लगे। मैं उठकर वहाँ से चले गई। पीछे से मुझे मम्मा की आवाज़ आई जो रिजवान को कह रही थी, क्यों इस बेचारी को परेशान करते हो? फ्यूचर में तुम्हें ही इसे बर्दाश्त करना होगा। ये सुनकर एक लम्हे के लिए मैं वहाँ रुकी। मैंने मुड़कर रिजवान की तरफ देखा जो हंस रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने एक आंख दबाकर मुझे देखा और मुझे अपने घर वालों की बातें आजकल बहुत ज़्यादा समझ आ रही थी। जब मैं कमरे में आई तो मैंने वलीद को कॉल की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर वाले रिजवान के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं किसी भी कीमत पर रिजवान से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही रिजवान को अपने भाइयों की तरह समझती थी। मैं तो किसी और के साथ ताल्लुक़ कायम कर चुकी थी। मैं तो किसी और की हो चुकी थी। भला कैसे रिजवान के साथ अब शादी कर सकती थी? इस बारे में सोचती मैं वलीद को कॉल कर ही रही थी जब थोड़ी देर बाद वलीद ने कॉल पिक की और मुझे कहा कि मेरे फ्लैट पर मिलो मुझसे। वो जिस तरह गुस्से में बोल रहा था, मुझे हैरत हो रही थी उसने इतने गुस्से में बात क्यों किया। मैंने कहा, देखो वलीद, मैं फ़िलहाल तुमसे नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें कॉल पर ही कुछ बताना चाहती हूँ। बोला कि मैंने जितना कहा है उतना करो और आकर मुझे मेरे फ्लैट पर मिलो। मैंने कहा, ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? ज़्यादा फजूल सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी, लेकिन उस रात तुम्हारे थप्पड़ ने मुझे यह एहसास करवा दिया कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो भड़क रहा था। खुदा के लिए वलीद, मेरे साथ इस अंदाज में बात मत करो, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। ये कहकर मैंने कॉल कट कर दी। थोड़ी देर बाद मैं उससे मिलने उसके फ्लैट पर पहुँच चुकी थी। जैसे ही मैं फ्लैट में दाखिल हुई, उसने बहुत ज़ोर से फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और मुझे लिए अपने कमरे में आ चुका। मुझे लाकर उसने बेड पर पटक दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उस रात मुझ पर हाथ उठाने की? इतने दिनों से मेरे अंदर आग लगी हुई थी कि तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? वो चीखते चिल्लाते बोलते जा रहा था।
वो चीखता चिल्लाता बोले चला जा रहा था। मैं एकदम से उठकर खड़ी हुई। मैंने कहा, वलीद क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आप इशू बना रहे हैं। देखें, मैंने अगर आप पर हाथ उठाया तो मुझे उस वक्त गुस्सा आया हुआ था। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुमसे ये ताल्लुक़ मज़ीद नहीं निभा सकता। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ को, क्योंकि तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। मैंने एकदम वलीद की तरफ देखा। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल दी हो। आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एकदम उठ खड़ी हुई। देखो, मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आंखें फाड़े उन कागजात की तरफ देखने लगी। ये सब कुछ क्या है वलीद? इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? फिर ये सब कुछ क्या है? मैंने चीखते हुए उन पेपर्स की तरफ देखा। देखो, जो कुछ हो चुका है ना, तुम भी भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वलीद। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। देखो, मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। इस वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए वलीद के हाथों को पकड़ लिया। नहीं वलीद, ये जुल्म मुझ पर मत करो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है। वलीद मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही लम्हे मैं बहुत शिद्दत से रोते उसके सीने से लग गए। खुदा के लिए वलीद, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं रो रही थी, लेकिन वलीद को कोई परवाह नहीं थी। मैं उसके सीने लगी हुई थी। अगले ही लम्हे उसने मेरे गिर्द अपने बाजू हाइल किए और बोला, समझने की कोशिश करो, हम दोनों का कोई जोड़ नहीं। तुम्हारी फैमिली वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो मान जाएंगे। तुम्हें एक दफ़ा अपने मामा बाबा को भेजना होगा। तुम उन्हें भेजो तो सही। वो बोला कि मेरे मामा बाबा भी नहीं मानेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि मामा बाबा नहीं मान रहे। देखो, हम मिलकर मना लेंगे, सबको मना लेंगे। हम अपनी हकीकत बताएंगे कि हमारे दरमियान कितना गहरा ताल्लुक़ है। कहने लगा कि दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? तुम ये सब कुछ जाकर अपने या मेरे माँ बाप को बताओगी? वो गुस्से से बोला। मैं रोई जा रही थी। उस शख्स का कंधा भीग चुका था मेरे आंसुओं से, लेकिन अभी भी उसे मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। वो मुसलसल मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था। अगले ही लम्हे उसने मुझे खुद से अलग किया और कहला, अनुशे, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस फजूल से ताल्लुक़ को पालने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम एक थप्पड़ की वजह से वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं कुछ भी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं रोते हुए बोले जा रही थी, मगर सब कुछ ख़त्म कर चुका था वो। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कहने लगा कि तुम जा सकती हो। मैं रोते हुए उसकी तरफ देखे जा रही थी। नहीं, वो बोला, देखो, हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा। तुम जा सकती हो। वो जिस तरह के सख्त लहजे में बोल रहा था, मैं उसकी तरफ बस देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी, संजीदगी थी। मैं वहाँ मज़ीद रुक कर क्या करती? मुड़कर एक दफ़ा मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की थी, खुद से भी ज़्यादा। बहुत टूट के चाहा था। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा वलीद। आपने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये कहकर मैं वहाँ से घर वापस आ चुकी थी। 2-3 दिन मैं बहुत उदास रही, रोती रही, परेशान रही, और कॉलेज जाना भी मैंने छोड़ दिया। मम्मा बार बार मुझसे पूछती कि क्या हो गया तुम्हें, कॉलेज क्यों नहीं जाती? मम्मा की बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। मम्मा बोली, दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो तुम आगे? मैंने कहा, बस मुझे वैसे ही नहीं पढ़ना। मम्मा बोली, ठीक है, फिर तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। वैसे भी तुम्हारी चची को बहुत जल्दी है, चाहती हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी बहू बना ले। मैंने एकदम से मम्मा की तरफ देखा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। खुदा के लिए मेरे सामने शादी का जिक्र मत किया करें। मम्मा मेरी तरफ देखने लगी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों नहीं तुमने करनी शादी? मैं मुसलसल रोए जा रही थी। अचानक ही मम्मा बोली, क्या हो गया अनुशे बेटा, तुम ठीक तो? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? मम्मा ने बहुत मोहब्बत से पूछा। मैं नफ़ी में सर हिलाती उनके सीने से लगी। न जाने कितनी देर बहुत शिद्दत से रोती रही। वक्त गुजरने लगा। मेरी मंगनी रिजवान के साथ हो चुकी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दोबारा से मेरा वलीद से कोई राब्ता हुआ और ना उसने कोई कॉल की और ना मैंने, ना कोई मैसेजेस आए हमारे। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो मुझे यूं भूल जाएगा। वो मुझसे किस कदर मोहब्बत का दावेदार था। कहता था कि मुझे टूट कर चाहता है, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्या ये थी उसकी मोहब्बत? और आखिर वो दिन भी आ गया।
और आखिर वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनी रिजवान के कमरे में बैठी थी, अपने टूटे हुए ख्वाबों पर मातम मना रही थी। मैंने हमेशा से ये चाहा था कि मैं वलीद की दुल्हन बनूं, उसके घर में जाऊं, लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पहले की हर परेशानी, अज़ियत, तकलीफ़ मैं भूल चुकी थी कि मुझे किसी और मर्द की ज़िंदगी में शामिल होना है, जो मुझसे मेरे माजी के बारे में भी सवाल पूछेगा। मुझे यकीन हो चुका था कि रिज़वान ज़रूर मुझसे मेरे माजी के बारे में सवाल करेगा, तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रिज़वान कमरे में दाखिल हुआ, उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मेरे सामने आकर वो बैठ गया। मंगनी के बाद न जाने कितनी दफ़ा मैं रिज़वान से सुन चुकी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, बचपन से ही, लेकिन मैंने कभी रिज़वान की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया था। और आज वो मेरे सामने आन बैठा था और एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही उस शख्स ने मेरे हाथों को अपने लबों से लगाया और बोला, आपको पता है मैं किस कदर मोहब्बत करता हूँ आपसे, कितना टूट कर चाहता हूँ आपको। मेरे चेहरे को देखते हुए वो बोल रहा था। मेरे अंदर कोई जज़्बात नहीं थे कि मैं उसकी मोहब्बत को महसूस करती, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती। उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी मैं, और वो शख्स मेरे करीब होता गया। लेकिन अचानक मैं उससे दूर हुई और बोली, दूर रहो अभी मुझसे, मैं फ़िलहाल तुमसे कोई किस्म का ताल्लुक़ नहीं कायम करना चाहती। लेकिन मेरी बात को वो ना समझा और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या मसला है तुम्हें? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और उसने उस लम्हे वलीद के लहजे में मुझसे बात की थी। मैं खामोश हो चुकी थी, किसी किस्म का अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। उसने बहुत ही सख्त लहजे में मुझसे बात की। मैं खामोश हो गई। मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी अपना, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझसे अपना हर हक वसूल चुका था। लेकिन मुझे मालूम था कि वो मुझसे मेरे माजी के बारे में भी सवाल ज़रूर करेगा, पूछेगा कि मैंने किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम किए थे, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। अभी तक उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, बस मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, जैसे ये खोजने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसने महसूस किया, जो कुछ उसने देखा, क्या वो सच है, क्या ऐसा ही है कुछ। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों मेरे चेहरे की तरफ यकटुक देखे जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगा। मैं निगाहें झुकाए बैठी थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अनुशे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे सच सच बताओ, शक्ल से तो तुम बड़ी शरीफ लगती हो, घर से भी बाहर फजूल कभी नहीं निकलती थी, कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर वापस आती थी, तो फिर ये सब कुछ क्या है। एक ही दम उसे इस कदर गुस्सा आ चुका था। वो मेरे बाजू से जकड़ते हुए बोला। मैंने कहा, रिजवान, खुदा के लिए मेरे किरदार पर उंगली मत उठाओ। बोला, अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रहा हूँ? मुझे हकीकत बताओ कि किसके साथ तुम्हारे ताल्लुक़ थे। मैंने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश भी की, मैं कोई बदकिरदार लड़की नहीं हूँ। मेरा ये कहना था कि वो नर्म पड़ गया। मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर मेरे आंसू साफ करते हुए बोला, मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूँ, किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़्यादती की है तो मुझे उस बारे में बताओ। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मैंने बस उसे इतना बताया कि ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना कुछ ऐसा वैसा हुआ है। उसके बाद तुम्हें मैं मज़ीद कुछ भी नहीं बताना चाहती। कहने लगा कि मतलब कुछ भी नहीं बताना चाहती हो तुम मुझे? हकीकत बताओ अनुशे मुझे। वो बार बार मुझसे हकीकत पूछने का इसरार कर रहा था। मैं उसे भला क्या बताती? मेरे पास उसे देने को कोई जवाब ना था। मैं बस मुसलसल हिचकियों और सिसकियों के साथ रोए जा रही थी। अगले ही लम्हे उस शख्स ने मुझे बाजू के हिसार में लिया और बोला, मैं तुम्हें कोई बदकिरदार नहीं कह रहा। मुझे यकीन है अपने चचा और चची की तरबियत पर, और तुम कोई बदकिरदार लड़की नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे हकीकत तो बताओ ना। मेरी बीवी हो, हक बनता है मेरा तुमसे हकीकत पूछने का। मैंने कहा, देखो, मैं अब तुम्हारे निकाह में हूँ, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसके बाद मुझसे कुछ ना पूछो, लेकिन मेरे माजी के बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं है तुम्हें हक बनता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछो, लेकिन मेरे माजी के बारे में पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या तुम्हारे माँ बाप इस सब के बारे में जानते हैं? उनका तो हक था ना कि वो तुमसे पूछ सकते। ठीक,
तुम मुझे जवाब नहीं दे रही तो मैं तुम्हारी माँ बाप से जाकर पूछ लेता हूँ। आखिर को उन्हें तो पता होगा ना, उन्हें तो तुमने कुछ ना कुछ बताया होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से मज़ीद आंसू बहने लगे। मैंने उसको बाजू से पकड़ लिया और नफ़ी में सर हिलाते बोली, नहीं, खुदा के लिए मामा पापा से कुछ मत पूछना, उन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं उनकी नज़रों में नहीं गिरना चाहती। हिचकियों और सिसकियों के साथ मैं रोई जा रही थी। ठीक है, फिर मुझे बताओ हकीकत। मैंने कहा, तुम्हें पता था ना कि मैं वलीद से मोहब्बत करती थी। वो मुझे एक मॉल में मिला था जहां हम दोनों की टक्कर हुई। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी। इसके बाद हमारे मोबाइल पर राब्ते होते रहे। उसके बाद हम मिलने लगे। उस शख्स ने कहा वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, टूट कर चाहता है मुझे। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया था। कहता था कि वो मुझसे ऐसे बगैर किसी रिश्ते के कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। इस वजह से मैंने उससे निकाह कर लिया। लेकिन उसके बाद अचानक ही न जाने उसे क्या हो गया, वो कुछ बदलने लगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उसके करीब होती चली गई। उसने मुझसे हर ताल्लुक़ कायम कर लिया, हर रिश्ता बना लिया। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा एतबार था। उसने कहा कि वो अपने माँ बाप को भेजेगा, मेरे साथ शादी करेगा। लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे तलाक दे दी। उसके बाद 1 साल बाद मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मतलब इतना कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुका और तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन मैं और शिद्दत से डरने लगी। देखो, ये सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारा कसूर नहीं तो फिर मेरा कसूर है क्या? वो जिस अंदाज में मुझसे पूछ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तुम मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो। तुम मुझे बदकिरदार नहीं कह सकते। मैं रोई जा रही थी। अगले ही लम्हे मैंने उस शख्स के सामने हाथ जोड़ दिए। अब तुम मेरे शोहर हो। देखो, खुदा के लिए सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम पर्दा रखो या फिर मुझे तलाक देना। तुम मेरा पर्दा रखो या फिर अगर तुम मुझे तलाक देना चाहते हो तो दे दो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं रोते हुए उसके सामने बोल गई। उसने मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। अगर वो शख्स तुमसे इस कदर मोहब्बत करता था तो उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? तुम्हें मालूम नहीं करवाया? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, मैंने फिर कभी उससे रब्ता नहीं किया। मेरा उस दिन के बाद उससे कोई रब्ता नहीं। बस वही हमारी आखिरी मुलाकात थी जब उस शख्स ने मुझे तलाक दी थी। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा कि ये सब कुछ मैं पहले से जानता हूँ। तुम्हें मालूम है कि वलीद ब्लड कैंसर में मुब्तला था। वलीद को मालूम था कि तुम मेरी कज़न हो और मैं सब कुछ जानता था। वलीद ने जानबूझकर तुम्हें तलाक दी थी क्योंकि उसे मालूम था कि उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है, वो कभी भी नहीं बच सकेगा। जिसकी वजह से वो तुमसे खुद दूर चला गया ताकि तुम्हें उसकी मौत की अज़ियत ना सहनी पड़े और तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त ना करना पड़े। तुम्हें मालूम है, मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मेरी अनोशे का ख्याल रखना। मैं हैरत से सामने बैठे रिजवान की तरफ देखे जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं शिद्दत से रोने लगी। वो चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसने इस बात में सर हिला दिया। कहा कि इतना तो उसे कैंसर ने नहीं मारा जितना तुम्हारी जुदाई ने मार दिया था। लेकिन तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपने माँ बाप के एतबार को खाक में मिला दिया। मैंने कहा, मुझे तो यही उम्मीद थी कि वो एक दिन अपने माँ बाप को भेजेगा, मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएगा। ये कहकर मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिजवान को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया। लेकिन शायद जो मोहब्बत मैंने वलीद से की थी वो कभी भी रिजवान से नहीं कर सकी थी, ना उस शख्स को अपने दिल से निकाल सकी थी। मैंने उसे टूट कर चाहा था। लेकिन रिजवान ने ना तो इस बारे में मेरे माँ बाप को कुछ बताया और ना ही कभी उसने ज़िंदगी में मुझे मेरे माजी का कभी ताना दिया था।